अब थोड़ी बात मैं आपके बारे में करना चाहता हूँ कि एजुकेशन फील्ड में आप कैसे आई, क्या फैमिली बैकग्राउंड था आपका? एक्चुअली पापा जो थे डिफेंस में थे और पता नहीं कहाँ से बचपन से देखा घर में मेरे बड़े भैया जो अब नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। तो उनका सपना था मिलिट्री, इंडियन आर्मी जॉइन करना ही। तो कहीं न कहीं मेरे वो हीरो रहे। तो अब भैया को हमेशा देखा मैंने एज़ अ फादर। मेरे क्या बात है! डैडी से ज़्यादा मैं उनको ही फादर कंसीडर करूँगी। बहुत कम उम्र में जब बाकी स्टूडेंट्स खेलते हैं, भैया हमेशा घर के बड़े होने के नाते पढ़ने में ध्यान रहा और ही वॉज़ अ परफेक्ट मैन, नो डाउट एंड ऑल। वो उनकी क्लास के सारे जितने भी लड़के होते थे, दे यूज्ड टू ट्रीट हिम एज अ हीरो। तो बहुत कम वॉव! उम्र में 16-17 ईयर्स में ही वो कंप्लीट मैन बन गए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भैया एनडीए क्रैक किए, क्या पर बात डैडी है! अलाउ नहीं किए। पापा बोले एनडीए नहीं जाना है। तो ओके। क्योंकि पापा को शुरू से था कि अगर वो एनडीए गया तो कहीं न कहीं वो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। पर हुँ। फिर भी बोलते हैं ना जबकि भैया वो खुद भी जो डिफेंस में, आर्मी में थे पर पापा। नहीं चाहते थे कि ये जाए। हुँ। पर लेकिन भैया के अंदर वो आग थी कि देश के लिए ही कुछ करना है। चुपके-चुपके से भैया अपनी तैयारी करते थे। एनसीसी के बेस्ट कैडेट रहे वो। क्या बात है! और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनको सम्मान मिला था। 1999 की बात मैं कर रही हूँ तब। तो अच्छा, बहुत अच्छे कारगिल एनसीसी में वॉर के हम। समय में? यस। उनका रहा कारगिल वॉर में कुछ कारगिल कंट्रीब्यूशन? वॉर में नहीं, जब एनसीसी में थे, जब प्रेजेंट किए थे कंट्री को। ऑलराइट। और जब बाकी स्टूडेंट जब बेस्ट कैडेट के लिए एनसीसी में जब सिलेक्ट होते हैं तो दे विल चूज़ अदर कंट्री। भैया ने हुँ। बांग्लादेश को चूज़ किया था जाने के लिए, विजिट के लिए। तो बचपन से था कि समझना हमारे पड़ोसी राज्य कैसे हैं, देश देश कैसा है, कैसे हैं? वो सब बहुत उनका एक अलग ही थोड़ा यूनिक क्वालिटी था। तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते पापा को लग रहा है भैया कलेक्टर बनेंगे, यूपीएससी लिखेंगे, बाकी वो उस ज़माने में जैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम लिखना, ये सब सपना रहा। पर भैया ने फिर से बिना बताए सीडीएस क्रैक करके फर्स्ट राउंड में सीडीएस क्रैक किया, एसएसबी क्रैक वॉव! किया और चेन्नई ओटीयू में इनकी ट्रेनिंग रही। डैडी तो अगेंस्ट में थे कि नहीं जाना, पर लेकिन भैया का शुरू से था कि मैं एक ऑफिसर ही बनना है, देश के लिए करना है। अच्छा। बट 2002 में भैया एज अ लेफ्टिनेंट ही जॉइन इंडियन आर्मी और 2004 में ही मणिपुर में ऑपरेशन हिफाजत में भैया शहीद हो गए थे। तो भैया का जाना उस समय मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी, ओके। बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि ही वॉज एवरीथिंग फॉर अस, पूरे फैमिली के लिए। तो बहुत सारे लेटर्स लिखते थे भैया। तो जब तक भैया थे तो थोड़ा लाइटली लेती थी, हाँ। हमेशा कमांड कर रहे हैं कैसे क्या। तो लास्ट लेटर भी जब भैया के डेथ से पहले का जो भैया ने जी, भेजा था, जी। भैया शहीद हुए थे 19 अप्रैल को। तो उनका बर्थ डेट जो है 3 मार्च। तो जो लास्ट लेटर मेरे को मिला था उसमें भैया ने मेरा रोड मैप दे दिया था मेरे करियर का, क्या कि बात बीएड है! करना, मास कम्युनिकेशन करना जामिया मिलिया इस्लामिया से और लॉ करना। तो जो उनके जाने के बाद उसको फ्रेम करके रख दिए, जो जो भैया ने लिखा उस हिसाब से ही की। तो उनका सपना था, क्योंकि जब भैया 18 ईयर्स और आसपास थे तो उड़ीसा में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उस ओके, टाइम पे। ओके। तो भैया घर पे हम लोग रहने की जगह पे भैया पारादीप ऐसे कोस्टल एरिया में जाके गरीबों के लिए बहुत करते थे। तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे जब थे कि तुलसी, देश के लिए करने का मतलब ये नहीं कि तुम जाके खाली बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। तुमको कुछ करना है तो तुम एजुकेशन में जाओ, कुछ तो करो, इंस्पायर करो, स्टूडेंट्स को गाइड करो और रियल एजुकेशन दो। तो हुँ। भैया को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस फील्ड में, एजुकेशन में आई और जितना कर सकती हूँ। और भैया के याद में एक एनजीओ चला रही हूँ हैदराबाद में। ओके। जहाँ पे हम गरीब स्लम्स में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को जितना भी एजुकेशन होता है मैं देने का कोशिश करती हूँ। तो मेरी तरफ से जितना भी हो सकता है आई एम जस्ट डेडिकेटेड। ये मेरा नहीं, उसका सपना था। तो आज वो नहीं भी है मेरे बीच में, बट वो है क्योंकि वो उसकी सोच है, कहीं न कहीं गरीब बच्चों को कुछ तो मेरी उनकी तरफ से जा रहा है। तो हुँ। दैट इज़ व्हाट हिज़ गोल बिकेम माय गोल। तो आई क्या कुड से बात है! दैट मेरे लाइफ के सब कुछ, द मेन हीरो वाज़ ही एंड स्टिल ही इज़ अ हीरो। क्या बात है, क्या बात है! तो ये एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाती हैं? क्या कोई स्पेस लिया हुआ है उसके लिए? नहीं, नहीं, हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, ऑब्वियसली समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है सर। अब वो भी ये जो एनजीओ है बहुत ग्राउंडेड लेवल है। कोई ओके। पब्लिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है और मैं किसी से कोई डोनेशन कुछ भी नहीं रहता है। बिल्कुल होल सोल बाय मी ओनली चल रहा है, ऐसा है। अपने अपने अर्निंग से बस ही। मेरा जो भी होता है मैं कहीं न कहीं यहाँ पे लगा देती हूँ या
कुछ अच्छे लोग हैं एक दो जो कभी सेवा के माध्यम से आ जाते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, वो आके हेल्प कर देते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जितनी बस्तियाँ होती है स्लम्स, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से बच्चों को एक जगह पे उन्हीं के एरिया में ही वहाँ पे जाके पढ़ाते हैं शाम को। क्या बात और है। कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाते हैं, वहाँ पे भी जाके उनको जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को भी चाहिए जी। किस तरीके से ट्रेनिंग, तो उनको भी देते हैं। पर मेन है स्लम्स में जाती हूँ मैं, क्या बात है। क्योंकि अगर आप उम्मीद करेंगे कि फिर से मैं भी अगर ऑफनिंग सेंटर खोल दूंगी तो कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ कुछ अच्छा मैं देश के लिए करूंगी। उससे बेटर है कि जहाँ पे ये ज़रूरत है उस जगह पे हमको पहुंचना चाहिए। जी। तो है टफ़ है, जर्नी बहुत टफ़ है, नो डाउट है ना, बट लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन बहुत है कि ज़्यादा तो बड़ा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर छोटा छोटा जो भी हो सकता है, जब भी फ्री टाइम है वहाँ जाके पढ़ाना। और कभी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं, बट ये चीज़ तो लाइफ लॉन्ग नहीं, जब तक मैं हूँ इट हैज़ क्या टू बी। क्या बात है। तो ये स्लम में जब आप पढ़ाते हैं तो कई पेरेंट्स का आता है आपके पास ऐसा मैसेज, या वो आकर बताते हैं आपको, या पढ़ाने जाते हैं तब क्या वो आपको बोलते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपकी वजह से? अच्छा लगता है ऑब्वियसली कभी कभी जब कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपका तेलंगाना शहर में हूँ जहाँ पे सब तेलुगु बेस्ड पेरेंट हैं। ओके। मेरे को जबकि तेलुगु उतना अच्छे से आती नहीं है, बट लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, तो वो तब पता चलता है कि आप अगर दिल से कोई चीज़ कर रहे हो। तो अभी रिसेंटली जब मेरा बर्थडे भी हुआ, जिस तरीके से उन बच्चों लोगों ने जो सेलिब्रेट किया, वो जो स्माइल, वो केयर, वो विश, तो तब समझ में आता है कि मैं प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं जो आज भी मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेंथ है लाइफ में, नो डाउट एंड ऑल। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब स्लम्स में कोई बच्चे अगर कुछ अपलिफ्ट करते हैं लाइफ में और उनके पेरेंट बहुत खुश होते हैं, तो वो टच एक अलग ही रहता है सर। बट येस, वेटिंग, बिकॉज ये स्लम में जाके पढ़ाना और उन बच्चों को चेंज करना बहुत टफ है, बहुत टफ, क्योंकि हमें बहुत सारे बैरियर होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे तो काम करने के लिए निकल जाते हैं, जी। तो कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन चले जाते हैं, तो चैलेंजेस बहुत है। गवर्नमेंट को भी मैं कुछ दोष नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी मतलब हर किसी से बनता है, अकेले जी। गवर्नमेंट से नहीं बनता है। तो हाँ। अभी मेरे को भी इतने लोग जानते हैं, बट फिर भी जब सोसाइटी का काम का बात आता है तब थोड़ा सा इग्नोर रहता है। बट लेकिन एज ए प्रिंसिपल, एज ए एकेडमिक हेड सब आ जाते हैं। और जब स्लम्स में जाती तब पीछे देखती हूँ तो बहुत कम आते हैं। तो वैसा सोसाइटी का माहौल है, क्यों करना, इससे हमारा क्या लेना देना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। पर मैं स्ट्रांगली एक मैसेज तो देना चाहूँगी हर किसी के लिए, जो चाहे बाइबल है, भगवत गीता है, कुरान है, हम एक एज ए ह्यूमन वी हैव कम। तो ह्यूमैनिटी तो हम सबके अंदर थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऊपर वाले ने बहुत दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिया है मेरे को। बोलते हैं ना एक साक्षात सरस्वती जैसा कभी कभी लगता है कि मेरे पास ही कहीं बैठी हुई है। तो जब इतना नॉलेज दिया है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने कामयाबी, मेरे को जो जितनी भी कामयाबी मिली है हाँ। एजुकेशन के फील्ड में, जी। तो मेरे को समाज को क्या देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। तो एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स में तो ही नहीं, वो स्लम्स के बच्चे जो जिनको नहीं मिल रहा है वहाँ तक भी पहुँचना है। तो एज अ ह्यूमन बींग इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई एम लीविंग दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट आई हैव टू गिव बैक, कुछ तो दे के जाना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि हमारा डेथ एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जो मेरे बड़े भैया जब गए, कुछ लेके नहीं गए वो, पर लेकिन वो जो नाम लेके गए, ऑब्वियसली मैं उनकी तरह शहीद तो नहीं हो सकती, बट लेकिन कंपटीशन तो उनके साथ ही रखा था कि मैं हमेशा भैया के साथ कंपटीशन करती थी। तो बस ये तो जब भैया का बॉडी उस समय जब बरी हो रहा था, जल रहा था, तो बस एक ही चीज़ सोची कि एटलीस्ट आप जैसे बन तो नहीं सकती, पर कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि अच्छा तो करूँगी, ताकि यू विल बी वेरी प्राउड ऑन मी क्या व्हेन, बात है। क्योंकि डेथ इज़ ट्रुथ, वी कैन नॉट डिनाई। तो हमारा जाना जो है कहीं न कहीं किसी न किसी के लाइफ को तो चेंज करना चाहिए। तो उस मिशन में तो हूँ, देखती हूँ कहाँ तक जा सकती हूँ, कब तक जा बहुत सकती अच्छी हूँ। सोच है आपकी, बहुत अच्छी। अच्छा, ये इंटरनेट पे आपने आने का कब सोचा? ये इंस्टाग्राम पे जो वीडियोज़ आप बनाती हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस व्यूज़ जाते हैं। कब प्लान किया आपने? ये भी एक्चुअली स्टूडेंट्स ही मेरे कोई गाइड किए थे अच्छा। 2 साल 3 साल पहले, कि मैडम आप इतना अच्छा समझाती हैं, लोगों को इतना डाउट है, आप क्यों नहीं आते हैं?
मेरे पास एक्चुअली में वक्त नहीं रहता है सर, एकदम से नहीं, क्योंकि वी आर कम्प्लीटली पैक। मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट हो जाता है हमारा डे, शाम के 7 बजे तक स्कूल में यहाँ वहाँ में रहती हूँ। बट लेकिन फिर भी सोचती हूँ कुछ तो मैसेज दे देना। तो मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसका नाम है, अभी भी है, अक्षर करके। तो हमेशा यूट्यूब और इंस्टाग्राम में रहते हैं, तो बार किसी का तो वीडियो देखे, तो उसने ही गाइड किया कि मैडम यू स्टार्ट ना, मैडम एटलीस्ट आप कुछ तो मैसेज कब दीजिए। किया स्टार्ट? मैसेज देना तो हार्डली 2 years के आसपास हुआ है। अच्छा 2 साल से कर रही हूँ। तो अच्छा। यहाँ से ये खाली बच्चों का प्यार है, मैं तो ये स्ट्रांगली सोचती हूँ, स्टूडेंट्स लव और कुछ भी नहीं। ओके। उनको मेरी बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। हाँ। और अच्छा लगता है जब इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी देखती हूँ, जब बोलते थैंक यू मैडम यू हेल्प, थैंक यू मैडम, पता नहीं कहाँ से एक अच्छा लगता है, मैं हेल्प कर रही हूँ वो। तो वो सेटिस्फैक्शन अलग है कि मेरी तरफ से कोई सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है स्टूडेंट के लिए, तो दैट्स अ गुड। एंड मी एडिंग पेरेंट्स के डीएम आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत। काफ़ी सारे पेरेंट्स तो बहुत खुश रहते हैं कि मैडम, क्योंकि कि मैं सेशंस जो भी स्टार्ट की वो भी पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि ये सब आइडिया कुछ नहीं था, बस चलते ही जा रही हूँ, जहाँ जहाँ बोलते हैं ना डेस्टिनी लेके जा रही है। तो सेशंस भी आपका मैं लास्ट नवंबर से लेना स्टार्ट की। पहले अच्छा। तो मैं इतना टाइम नहीं होता था, ओके। तो कुछ पेरेंट्स ही गाइड किए, ऑनलाइन मैडम क्लासेस? हाँ मैडम हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ये जाते हैं। तब मैं सोची बच्चे ट्यूशन जा क्यों रहे हैं, ट्यूशन जाने की तो ज़रूरत है नहीं, सब कुछ तो बुक के अंदर ही है। अगर हमारे एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो ट्यूशन का ज़रूरत ही नहीं है। तब गैप समझ में आया कि ट्यूशन इसलिए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं है कि बुक को डिकोड कैसे करना है। तो अभी मैं जितने भी सेशन लेती हूँ, मेरा टारगेट रहता है 1 month ही बच्चे, स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 8th में है, 9th में है, 10th में है, 1-2 months बस सेशन ज्वाइन करना। उसके बाद वो खुद ही अपनी लाइफ में अपने ही ट्यूशन मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद कोई ट्यूशन का ज़रूरत नहीं तो है। आप टेक्निक सिखाते हैं? मैं टेक्निक और स्ट्रैटेजी समझा देती हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है, बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो एटलीस्ट होल लाइफ उनके लिए ईजी रहेगा। तो दैट आई शुड बी थैंकफुल फॉर फ्यू ऑफ द पेरेंट्स हु आस्क मी मैडम आप ही थोड़ा गाइड कीजिए बच्चों को। तो वैसे करते लाइफ में ऐड होती जा रही है कुछ ना आप कुछ। कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती? मैं आप सारे टेक्निक? सब्जेक्ट्स लेती हूँ, सारे सब्जेक्ट? सारे सब्जेक्ट्स, क्या क्योंकि बात है। सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स प्रिंसिपल सेम ही है सर, क्योंकि ओके। हमको बस समझना है बुक्स को यूज़ कैसे करना है। तो आप सिर्फ बुक को यूज करने का टेक्निक, लेसन चैप्टर वाइज नहीं? नहीं, उसके भी कोर प्रिंसिपल्स बताती हूँ मैं। ओके। वो क्या, खाली जैसे बुक्स कैसे यूज़ करना, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट्स के नीड क्या है, किस तरीके से, कहाँ से प्रैक्टिस करना, तो जितना भी होता है सारे के सारे गाइडेंस दे देती हूँ मैं। क्या बात है, तो क्या बात है। इट हैज़ हेल्प। इस साल तो बहुत अच्छा, मेरे को डाउट है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 2-3 महीने से सेशंस ज्वाइन किए हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ तो टॉप बहुत अच्छे लेवल में करेंगे, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन के थ्रू अच्छा लग रहा है कि मैं हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। तो ये 3 months में तो ऑलमोस्ट आई थिंक 400 स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेंड। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो चैप्टर वाइज, लेसन वाइज कैसे पढ़ा पाएंगे पूरे साल का सब्जेक्ट 1 महीने में? तो टेक्निक आप बताते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। जैसे अभी मान लीजिए साइंस है, आप इजीली 1 week में ख़त्म कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि हर चैप्टर के कुछ कोर टॉपिक होते हैं। स्टूडेंट को क्या समझाना है कि जैसे मान लीजिए लाइफ प्रोसेस हुए, उसमें खाली 5 कोर टॉपिक है। उस कोर टॉपिक के कितने मेन कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशन क्या है, उनके आगे बस वो हमको प्रेजेंट करना होता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़कर कोर टॉपिक को समझिए। जैसे ही स्टूडेंट कोर टॉपिक को समझ जाता है अपने आप, क्योंकि वो मेन टॉपिक है, जिस दिन मेन टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आपको नीचे का जितना जो बेस है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो वो समझाना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे मटेरियल को लेकर हर मटेरियल के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें सीबीएसई स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी बुक इज़ एवरीथिंग, उससे बेस्ट रेफरेंस बुक कुछ भी नहीं है। बट एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे चाहिए, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक बार आप समझा देंगे तो स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। क्योंकि मैं तो अभी देख रही हूँ ना, कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स को समझाने के बाद दे विल प्रिपेयर द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, मैं एकदम से सरप्राइज हो जा रही हूँ। अच्छा। अभी कल के भी एक सेशन में जब मैं आ रही थी तो बस साइंस का ही कुछ मैंने फिजिक्स के टॉपिक दिखाए, कुछ कोर कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन देके, द वे दे ट्विस्टेड द क्वेश्चन, मैं सरप्राइज हो गई। तो यानी क्या है कि स्टूडेंट्स को हम क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं,
जब क्लैरिटी दे देंगे तो कोई भी स्टूडेंट्स वंडर कर सकता है। तो ये थोड़े छोटे छोटे चीज़ें जो हैं, स्ट्रैटेजी किस तरीके से स्टूडेंट्स के आगे लेकर आना है हमको। एक बार देखिए, सवाल कौन पूछ सकता है? सवाल वही पूछ सकता है जिसको समझ में आ रहा है कि सवाल करना क्या है। राइट। तो हमको वही कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे सीबीएसई करेगा। जिस समय स्टूडेंट ये समझ गया कि क्वेश्चन बनता कैसे है, अपने आप ही वो आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी वही रहता है, उनको ये समझाना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कहाँ से आने के चांसेस है, वो टॉपिक कोर टॉपिक क्या होता है। तो जैसे वो कोर टॉपिक समझ गए, बाकी तो दे विल डू रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो ये पहला साल है जब आप बच्चों को ट्रेन किया आपने, हाँ, जो ट्रेन 400 इस साल मैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ ऑनलाइन में आने गई। के बाद। हाँ, हाँ, ऑनलाइन आने के बाद। ये भी मेरे स्टूडेंट्स को ही मैं थैंक्स आई शुड से देम, अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से थे कि मैडम प्लीज़ क्लास लीजिए। तो टाइम निकाल के स्टार्ट की मैं। तो आगे प्लान है ऑनलाइन क्लासेस का एकदम बैच सोच प्रॉपरली? तो रही हूँ, बस वही टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कहीं न कहीं। बट लेकिन येस, इट विल बी डेडिकेटेड। एटलीस्ट 1-2 आवर्स आई वांटेड टू जस्ट डेडिकेट टू देम। ओके। कि जितना मेरी तरफ से जा सकता है, आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट एंड ऑल। हैदराबाद कैसा शहर है? बीइंग अ सिंगल मदर कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें वहाँ? सबसे पहली बात तो मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी, क्योंकि मेरी एक बेटी है और वो भी अब 10th क्लास में नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करेगी वो। सो ऑब्वियसली बीइंग अ सिंगल मदर बहुत टफ रहता है लाइफ, कि आप एज अ पेरेंट, वो भी मदर हैं आप, और वो भी एक बेटी को संभालना। भले हम आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, पर लेकिन कहीं कहीं हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वुमेन होना ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी सेफ्टी की। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से हैदराबाद बहुत अच्छा है, नो डाउट। आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड एंड ऑल। काफ़ी सेफ सिटी है। बस ये चैलेंजेस तो काफ़ी कहीं ना कहीं एज ए सिंगल मदर बहुत फेस किया। बट आई एम वेरी प्राउड दैट मेरी बेटी मेरे लाइफ की हर जर्नी में है। मैं जहाँ चाहे, मेरी मीटिंग्स है, कोई भी ट्रैवलिंग है, बहुत सेक्रीफाइसेस उसने भी किया। और हम दोनों बोल सकते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मेरी लाइफ में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ओनली शी। एंड फॉर हर ऑल्सो देर इज़ नो बेस्ट फ्रेंड, ओनली मी। क्या तो बात है! वैसा है हम दोनों की जोड़ी, बहुत बोलते हैं ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में। बहुत 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 बहुत। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों ने साथ में बिताया है। आप काम पे भी जाती थी तो लेकर जाती थी बेटी को? हमेशा जैसे ऐसे से रहा कि कहीं कहीं पे तो स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो मैं बहुत लकी रही। मेरी शर्त रहती थी कि मैं अगर ये स्कूल ज्वाइन करूँगी एज अ प्रिंसिपल, मेरी बेटी को परमिशन मिलना चाहिए हर जगह। तो बड़े बड़े प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में भी जब जाते थे, तो मेरी बेटी के लिए भी एक अरेंजमेंट रहना है। तो मैं बहुत डिमांडिंग मदर रही, बहुत डिमांडिंग। क्या बात और है! सबसे अच्छी बात है कि मेरी बेटी में भी शी ऑल्सो बिकेम समहाउ एक्सपर्ट। शी इज़ अ टॉप स्टूडेंट। कभी मैंने आज तक उसको पढ़ाया नहीं, खाली इसको लाइफ स्किल मैंने वैल्यू सिखाया कि ऐसा रहना चाहिए समाज में। तो आई एम वेरी लकी दैट आज की डेट में मेरा कोई प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कोई सॉल्व कर पाता है तो वो मेरी बेटी ही है। तो सारे मेरा बोलते हैं ना इक्वल पार्टनर। तो आई एम लकी। आई डोंट फील लाइक दैट कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैं सोचती हूँ इट्स लक ओनली आई एम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि क्या मेरे को बात! इतना अच्छा बच्चा नहीं मिलता अगर मैं अकेली नहीं होती तो बोलते हैं ना, हर चीज़ के कुछ प्लस एंड माइनस होते हैं। तो कहीं न कहीं बेटी को ये एडवांटेज भी मिला कि बहुत ही कम एज से उन्होंने वो एक्सप्लोर कर लिया, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ले लिया, जो बड़ी बातें हो रही है, तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी मैच्योर भी हो जाएँगी समय से बहुत पहले। बहुत मैच्योर्ड अभी वो ऐसा हो गया है कि वो जैसे एक माँ बेटी के लिए फैसले लेती है, मेरे साथ उल्टा है। वो मेरे लाइफ के फैसले लेती है अच्छा, हर जगह पे, पूरा प्रोटेक्शन एकदम से। एंड ओके। जैसे आजकल के बच्चे, हुँ, वो आप सोच सकते हैं अभी 15 ईयर्स के आसपास है, 16 के हुँ, अभी अगस्त में हो जाएगी। हुँ। तो उनका ध्यान फैशन पे, इन सब में रहता है। वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। उसका पूरा फोकस रहता है अब मम्मा के लिए क्या करना, अब मम्मा कैसे ये रहना, अब मैं पढ़ना कैसे। तो बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। तो हम दोनों बस जैसे हम दोनों को फ्री टाइम मिलता है, हम इंजॉय भी बहुत करते हैं। हम दोनों ही साथ में मूवी देखने जाते हैं। उसको जो पसंद है हम दोनों एक दूसरे के लिए टेबल बुक करते हैं। तो वी बोथ आर जस्ट द बेस्ट ही बोलते हैं ना। अरे तो वाह! वेरी लकी फॉर दैट एक्चुअली। तो मैं नहीं हूँ तो वो नहीं, और मैं नहीं हूँ तो वो नहीं, वैसा हो गया है। तो कहीं न कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ कि क्या साथ में हर वक़्त रहने से
क्या बच्चे के मैच्योरिटी में, नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ? जो हर मीटिंग्स में बैठ रही है, तो बहुत बचपन से ही उन्होंने सारा वो माहौल देखा? चैलेंज, मेरा चैलेंज जो देखी शायद उसने उसको ऐसा बनाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहा, मैं बहुत यंग एज से ही जब हर्डल्स लाइफ में बहुत आए, तो शी वॉज ऑलवेज ऑब्जर्विंग, बहुत छोटे उम्र में। तो वो जब ऑब्जर्व करते हुए देखी मम्मा हमेशा बोल रही है, कभी किसी से डरी नहीं है, अपने लाइफ को देख रही है और सब मैं उसके लिए ही कर रही हूँ, तो उसके अलावा समाज के लिए कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं ही एक रोल मॉडल बन गई। तो अब उसके साथ ऐसा हो गया है कि मेरे बारे में वो थोड़ा भी नहीं सुन सकती है, तो बहुत पॉसेसिव बोल सकते हैं, बहुत अच्छा, पॉसेसिव है। क्या तो बात है! कभी-कभी तो ऐसा रहता है कि उसकी लाइफ का शायद रिसेंटली एक मैं प्रोग्राम अवार्ड सेरेमनी में गई थी, तो पेरेंटिंग पे ही था टॉपिक, तो सडनली दे अंडरस्टूड शी इज़ माय डॉटर। उसको भी नहीं पता था कि उसको बुलाया जाएगा स्टेज पे। जब पूछे उसे क्वेश्चन कि तुमको नहीं लगता तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारी टीचर, प्रिंसिपल सब रही, तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट रहा? तो वो जो आंसर दी वो सबको रुला दी, पूरा ऑडियंस बैठ के वहाँ पे रोया था। तो बोली नहीं, मैं तो सबसे दुनिया की लकी हूँ कि मेरी लाइफ का रीज़न है कि मैं अपनी माँ को हँसा सकूँ, शायद बाकी बच्चों में नहीं है। और मेरी क्या मम्मी बात है! कभी भी मेरे को माँ ऐसा पाली ही नहीं कि ये मत कर, वो कर, हम दोनों तो पार्टनर है, तो पार्टनर तो खुश होता है। क्या तो बात है! हर पेरेंट वहाँ पे सरप्राइज़ था। तब मेरे को भी रियलाइज़ तब हुआ कि अच्छा मेरी बेटी बड़ी होगी, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि हुँ, माँ हुँ, होके हुँ। हमको क्या लगता है कि बच्चे हमेशा बच्चे हैं। बट शी इज़ ग्रूम, तो दैट डे आई रियलाइज नहीं, अब वो बड़ी हो गई है और मेरे लिए एक बेस्ट पार्टनर है मेरे लाइफ का। तो आई एम लकी, आई कुड से दैट बीइंग अ सिंगल मदर, आई एम अ वेरी प्राउड मदर, वेरी प्राउड मदर। तो लाइफ में जो भी कमी अगर मेरी लाइफ में स्टार्टिंग में शायद मैं बहुत फेस की, बट अगर कॉस्ट ऑफ बीइंग डॉटर हैविंग लाइक हर, आई एम ओके फॉर दैट। अच्छा हुआ जो हुआ फिर, शायद ऐसा अगर वो चैलेंजेस मेरे लाइफ में नहीं आते तो शायद ऐसा बच्चा मेरे लाइफ में नहीं मिलता मेरे को। तो आई एम लकी फॉर दैट, आई फील। क्या डिटेल में बताना चाहेंगे किस प्रकार के चैलेंजेस? ऑब्वियसली बीइंग अ लेडी स्टार्टिंग में हमको चैलेंज होते हैं, जैसे बच्चे को छोड़ के कहाँ जाना, एंड दैट ऑल्सो यू आर अ वर्किंग वुमेन, कैसे जाना, कहाँ पे रखना। तो ये तो सबसे पहले चैलेंज आ जाता है। एंड व्हेन इफ़ यू आर ऑल्सो यंग वर्किंग वुमेन, तो अदर चैलेंज ऑल्सो, आपके पास बेटी ही है, तो दोनों की सेफ्टी को ध्यान में रखना, किस जगह पे आप रह रहे हो, कैसे स्टे कर रहे हो, और कैसे सोसाइटी में भी नेबर्स किस हैं, तरीके सोसाइटी से, कैसा? किसी के पास आप ज़्यादा मिल नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस स्टार्टिंग में बहुत रहते थे। एंड ओनली द गुड थिंग वाज आई एम इनटू द एजुकेशन फील्ड, तो इस वजह से मेरे को टीचर्स का सपोर्ट ज़्यादा मिला, जो हुँ, फीमेल सराउंडिंग रहता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। कहीं ना कहीं डाउन पार्ट रहा, तो उससे ज़्यादा मेरे को अप पार्ट ज़्यादा मेरे को मिला। तो ऑलवेज सराउंडेड बाय द वुमेन अराउंड मी, तो दैट सपोर्ट आई हैव गॉट एंड ऑल। तो चैलेंज तो रहे, बट वो चैलेंज ही कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनते गए लाइफ में, तो दैट इज़ ओनली द गुड पार्ट। बट लेकिन सोचती हूँ तो शायद इसलिए आया चैलेंज, अगर नहीं आया होता, मैं भी अगर मान लीजिए बहुत लकी होती एज अ वेरी गुड फैमिली एंड ऑल, शायद समाज के लिए नहीं कर सकती। तो फ्री टाइम जब रहता था तो मैं समाज के लिए करना स्टार्ट कर दी। तो सब मेरे सपने जो थे, देश के सपने और समाज के सपने बनते गए। अगर घर पे रहती, जैसे बोलते हैं सबके वीकेंड्स होते हैं फैमिली के साथ, सैटरडे संडे जाते हैं, मेरे वीकेंड्स स्लम्स में जाने लग गए, ऑफने सेंटर में जाने लगे। तो ये सब चीज़ मैं सोचती हूँ शायद ये ऊपर वाले और भगवान का कुछ इंडिकेशन है, इसलिए शायद मेरे लाइफ में वो गैप सब रखे। तो दैट इज़, आई कुड फील लाइक दैट इज माइट बी, आई एम लकी फॉर दैट। आई शुड नॉट सी मेरे लाइफ के कुछ एब्सेंस को कि दैट वाज मेरे डेस्टिनी, अच्छा नहीं था। आई शुड फील हाँ, लाइक दैट शायद मुझसे करवाना था ऊपर वाले को ऐसा, इसीलिए शायद इस तरीके से कुछ कुछ चैलेंजेस लाइफ में ऐड हुए। सिंगल होने के भी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे कि आपके पास, आपने जो वर्ड बोला ना, फ्री टाइम, फ्री तो टाइम। वो थोड़ा जो एक एक जो फैमिली में जो ऑक्यूपेंसी होता है टाइम का, कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप वर्किंग भी हैं और घर भी सँभालना है, अभी आप और आपकी बेटी, तो आप लोग, मतलब आपके पास उस प्रकार से फ्री टाइम मिल जाता है कि आप ये कर पा रही है सोसाइटी के हाँ, लिए। नो डाउट इन दैट। ये तो मेरे को बाद में 1-2 साल के बाद रियलाइज़ होना भी स्टार्ट हुआ कि हाँ, बट लेकिन आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिंगल पेरेंट अगर मैं देखी हूँ, लेडीज़ डिप्रेशन में जाके बहुत अलग रास्ते पे भी चले जाते हैं। दे विल हुँ, ब्लेम देयर लाइफ एंड ऑल। तो आपको एज़ अ, बिकॉज़ आज के डेट में देखिए मैरिज सिस्टम पे हम कमेंट तो कर नहीं सकते हैं,
क्योंकि हर किसी की ओपिनियन अलग है और लाइफस्टाइल अलग है। बट येस, वी शुड बी बोल्ड इनफ विदर एज अ मैन और अ वुमेन। अगर लाइफ में कुछ चीज़ें हाथ से अगर आपके साथ हुए हैं, तो आप उसको ये देखिए कि आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं कीजिए। आप हम्म। ऐसे इंसान बनिए जिससे अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ की कमी है, वो कमी किसी और के लाइफ में ना आ सके। तो उस हम्म। हिसाब से आपकी लाइफ के गोल को और आपके पर्सपेक्टिव को आपको बनाना है, ना कि कोई ब्लेम करके। तो समाज में आप देखेंगे आजकल हर कोई हर किसी को ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। बट देखिए उससे ज़्यादा है कि वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्फ, क्योंकि हम किसी को भी दुनिया में बदल नहीं सकते। खुद को बदलिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं खुद को बदलूँ और ये ना देखूँ कि बगल वाला इंसान को मैं कितना बदल सकूँ। तो हम्म। इसी मोटो से हमेशा आगे लाइफ में जाती रहती हूँ। एंड गुड पार्ट दैट सेम थिंग विथ माय डॉटर ऑल्सो, आई एम लर्निंग अ लॉट। शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन दैट। कभी-कभी वो भगवद गीता बहुत मोर देन 10 टाइम्स आई थिंक पूरा मग्ड अप कर चुकी है। तो ओह! समझाती भी रहती है, मम्मा जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके मुँह से पहला यही वर्ड आ जाता है, अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मम्मा, बी रेडी फॉर दैट। तो मैं बोलती हूँ, हाँ, अब कुछ अच्छा होगा। सीरियसली क्या विदिन अ बात है! 1 मंथ कुछ अच्छा हो जाता है। तो है ना? जभी भी कोई बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आ जाते हैं, लगता है कि कुछ तो हो गया बहुत खराब और कुछ बहुत अच्छा आ जाता है। तो वही ये तो अब मैं भी समझ गई हूँ, जितना आपके साथ बुरा हो रहा है वेलकम दैट, क्योंकि उसके बाद कुछ बहुत अच्छा भी आपके लाइफ में आएगा। तो भाई राइट। ये लॉ को समझ जाएँगे हम लोग तो थोड़ा समझ में आने लग गया। अभी मेरे साथ एक ही अच्छा है, आई एम एन्जॉयिंग द लाइफ व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, कि क्या बात है! लाइफ का एक ही मतलब है, कभी भी लाइफ आपको वैसा टाइम मिलेगा ही नहीं जहाँ पे आप बोलोगे मैं हम बहुत खुशी हूँ। आप हुँ। खुश तभी रहेंगे जब एक्सेप्ट कर लेंगे लाइफ ऐसी ही है, बस। तो वो स्टेट में मैं अब पहुँच चुकी हूँ। तो आई कभी कभी डिप्रेशन का दौर आया था आपकी लाइफ में? यस, यस, यस। जब फैमिली अकेला बेटी को पालना एक शहर में और पेरेंट्स भी नहीं रहे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे। तो अकेले वो चैलेंज तो ऑब्वियसली बहुत रहा, बहुत। सब कुछ थी, मैं अपने पाँव पे हमेशा खड़ी रही। आई एम वेरी प्राउड पर्सन दैट आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो मम्मी-पापा भी कभी चाहते थे सपोर्ट करना, नहीं, मैं खुद के पाँव पे खुद खड़ा रहना चाहती थी। सो वो एक रहा, बट लेकिन यस, थोड़ा तो रहा 2-3 साल तक का कि कैसे अपनी बेटी को बड़ा करना, पालना, किस तरीके से उसको लगे नहीं कि उसके लाइफ में उसके डैड की कमी। तो वो चैलेंज रहा, बहुत ज़्यादा रहा। पर धीरे-धीरे करके खुद को समझाने लगी, मैं तो अकेली ही नहीं रही हूँ, कितने सारे ऐसे लेडीज़ रहे हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे को रेज़ किए। जब मैं थॉमस एडिसन की कहानी सुनती हूँ, किस तरीके से उसकी मदर, फिर हम जब जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो लोग तो इतना वैसी मदर कितना कुछ किए। हुँ। यशोदा मैया की कहानी सुनती हूँ, देवकी की सुनती हूँ, तो मैं बोलती वो तो इतना महान काम किए, मैं एटलीस्ट उसका 0.1 कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। तो क्या तब बात है! इंस्पायर होके आई आई फील दैट माइट बी आई एम लकी टू बी लाइक दिस वे टू रेज माई डॉटर। हुँ। और इससे बड़ा नाम आपको क्या मिलेगा जब आपके बच्चे के लिए आप उसके डैड भी हो, माँ भी हो, फ्रेंड्स भी हो, सब कुछ हो। तो आई हुँ। फील वेरी हैप्पी फॉर दैट, एटलीस्ट अब समझ में आने आपने लगा। चीज़ों को पॉज़िटिवली लिया और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे को पे भी पड़ता है कि आप कैसे रिएक्ट हुँ। करती हैं सिचुएशन पे। टफ़ रहता है कभी-कभी चीज़ों को पॉज़िटिव लेना, क्योंकि जब आप पूरा नेगेटिव माहौल में हैं, हुँ। पर दिमाग को समझाना कि ये पॉज़िटिव है, ये टफ़ रहा। लाइफ़ के कुछ सिचुएशन ऐसे आए जो बिलीव नहीं करता था। बोलते हैं ना दिमाग बहुत चालाक होता है कि नहीं ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव माहौल ही है। बट हुँ। येस, गुड प्रैक्टिसेस, तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैं करती थी। जनरली आई एम अ योगा टीचर ऑल्सो, सो मैं बहुत योगा कराती थी। तो क्या जब बात है! लाइफ के टफ टाइम पे मैं जाने लगी तो 2-3 आवर्स का फ्री योगा क्लासेस, जनरली आई डोंट चार्ज एंड ऑल, मैं ये सब चीज़ को इनकरेज नहीं करती हूँ। तो मेरे से तो आपके फ़िटनेस का राज योगा है। हाँ, मैं योगा पास्ट 20 ईयर्स से कर रही हूँ मैं। क्या बात है! तो मैं डेली? योगा कभी नहीं छोड़ती हूँ। डेली? डेली, डेली, ट्रैवल डे में कैसे करते हैं डेली, डेली। मैनेज? मैं करती हूँ, साँसों से करती हूँ, ब्रीथ से करती हूँ। जैसे प्राणायाम वगैरह ये होता है सब वो बहुत करते हैं? करती हूँ। तो मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक मेरे सेशंस भी लेती हूँ लेडीज़ के लिए, जिसको भी जॉइन करना है कर लो ऐसा। कोई नहीं भी किया तो वहीं अकेले ही जॉइन करके कर लेती हूँ। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन। ओके। सो
तो मेन मिशन यही था, क्योंकि लेडीज़ क्या है, स्पेशली आफ्टर 40s एंड 50s कोई अपना ध्यान नहीं देता हेल्थ पे। तो वो एक इग्नोरेंस हमारे अंदर रहता है। तो एंड योगा इज़ वे ऑफ माई लाइफ, नो डाउट इन दैट। मेरे लाइफ में आज की डेट में कुछ भी अगर मैं हूँ तो बिकॉज ऑफ योग। तो मेडिटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं खाली हूँ, मेडिटेशन करना, बुक लिखना, शांत में रहना, ट्रैवलिंग करना, पहाड़ों पे जाना, तो ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में थोड़ा मीनिंग को ऐड की। और फ़र्क समझ में आ जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो जब तक मेरे को सही नहीं दिखता है, मैं वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ खुद के लिए भी। कभी कभी हमको मज़ा आता है गलत चीज़ें करने में, जो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छा नहीं है। बट अभी ऐसी बन चुकी हूँ, समझ में आता है कि नहीं, इट मे हार्म यू, तो स्टॉप करना आ गया है। तो ये प्रैक्टिस योग से मिला मेरे को, ओके। वरना पहले ये नहीं था। बोलते हैं ना, दुख में भी सुख रहना आना चाहिए, मतलब क्या बात खुश है। रहना आना चाहिए हाँ, आपको। हाँ, हाँ। तो मैं तकलीफ़ की बात भी करूँ तो मुस्कुराना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरे बड़े भैया का फ़ेवरेट मूवी था आनंद। हाँ, तो उसका एक जो बोलते हैं ना, हाँ, ज़िंदगी ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी बड़ी चाहिए। होनी चाहिए। तो वो मेरा फ़ेवरेट डायलॉग है। तो हाँ। एनी हाउ मेरी लाइफ में मेरे बड़े भैया आनंद जैसे ही रहे। तो हुँ। कोशिश करती हूँ कि जितना भी है, एनी टेंशन ऊपर वाला ही सॉल्व कर देगा, तो टेंशन क्यों लेना है। हाँ, साँस ले रहे हैं, इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो थैंकफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट। बेसिकली आप कहाँ से? वेयर वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप? एक्चुअली मम्मी पापा जनकपुर से हैं, आपका मिथिला जो है मधुबनी, वहाँ से हैं। और पापा, मेरे भैया के बर्थ के बाद मम्मी का, मेरी उस ज़माने में वो जगह इतना एकदम डेवलप नहीं था, विलेज में रहते थे। तो मम्मी का ज़िद था कि बाहर जाके ही, यहाँ से जाके बाहर पढ़ाना बच्चों को। ओके। तो डैडी जो थे मम्मी को बहुत पसंद करते थे। तो मम्मी के सपना जो बोलते हैं ना, एज अ गुड हस्बैंड, सोच कर पापा आगे उड़ीसा और ओके। डिफेंस ज्वाइन किया, ताकि बड़े भैया और हम लोग सब बाहर पढ़ सकें। तो बेसिकली मैं मिथिला से हूँ, जनकपुर, जहाँ बोलते हैं ना आपका सीता का जन्म सीता स्थान, माता का वहाँ जन्म से। स्थान। इसलिए मेरी बेटी का नाम भी मैथिली रखा है मैंने, क्या बात ताकि है। वो परछाई थोड़ा बहुत उस संस्कार की रह सके। बहुत अच्छा जगह है, हम जानते हैं आज आज के डेट में लोग बिहार को कैसे ले रहे हैं, उस पर कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी, पर जी। हमको भूलना नहीं चाहिए। चाहे चाणक्य है, आपका आर्यभट्ट, भास्कर, गौतम बुद्धा, नालंदा, तक्षशिला, सब तो कहीं ना कहीं उसी भूमि से ही महावीर। लेके है सब। तो अच्छा लगता है कि उस भूमि से कहीं ना कहीं मेरी भी पहचान है। मतलब मैंने देखा है कि लगभग हर एक धर्म के गुरु वहाँ बिहार में रह चुके हैं। कई लोगों को जैसे पटना साहिब है, वो सिखों के आखिरी गुरु वहाँ से, बिहार से थे, पटना साहिब जो है। बहुत रिसर्च है उसके पीछे। कोई समझ, अगर भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे बोला जाता था, चंद्रगुप्त के टाइम पे। जी। वही एक पीरियड रहा जब भारत बहुत रिच रहा था। तो वो भी अगर आप देखें तो भारत की नींव को कहीं ना कहीं तोड़ा गया, तो पाटलिपुत्र को तोड़कर ही। तब जाके दिल्ली में बहुत, हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो वो एक ऐसी भूमि रही है जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल, बोलते हैं ना, बहुत सारी तपस्याएं हुई है। जी। बट उसको धीरे धीरे कहीं करके वैनिश कर दिया गया है। बट लेकिन आई फील वेरी प्राउड, नो डाउट इन दैट एंड ऑल। ये उस भूमि से आई हूँ जहाँ से हमारे देश का पहला इतिहास, रामायण जो हम पढ़ते हैं, जी। कहीं ना कहीं उस भूमि से बिलोंग करती हूँ। तो आई फील वेरी प्राउड फॉर दैट, नो डाउट। एआई के आने से पढ़ाई में क्या बदलाव आया है? देखिए, एआई जो है, वी कैन नॉट फॉरगेट राइट नाउ। हर स्टूडेंट से ये मेरी अपील रहेगी, और हर पेरेंट से, आज से 10 ईयर्स के बाद बिल्कुल जॉब जो अभी देख रहे हैं वो सिनेरियो रहने वाला है नहीं। हर चीज़ एआई से रिप्लेस हो जाएगा। और जितने भी बूमिंग करियर आप बोल सकते हैं जो हम अलाइन करेंगे, ऑब्वियसली एआई डजंट मीन दैट आप एक पीपीटी बना ले रहे हैं और आप एक वीडियो एडिटिंग कर ले रहे हैं एआई के थ्रू। नो, इट्स मोर इन डेप्थ ऑफ द मैथ। तो आप कितना, मैं हर स्टूडेंट से ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मैथ को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाइए।
क्योंकि जब हम पाइथन की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, सब ऑब्वियसली मैथ से कनेक्टेड है ना ऑल। हाँ, और मैथ को सब्जेक्ट की तरह मत समझिए। एनालिटिकल थिंकिंग आता है उससे। यस यस आप यस। अच्छे डिसीजन ले पाते हैं अगर आप करेक्ट। मैथ और साइंस पढ़ चुके हैं ना। तो कई बार लगता है लोगों को कि इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तो करेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे अभी हम फ़ोन अगर हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट द फ़ोन। सेम एआई होने वाला है 10 ईयर्स के बाद। आपको पता भी नहीं है हमको होने वाला है कि कहाँ कहाँ एआई हमारे साथ बैठा रहेगा, कहाँ कहाँ। वी माइट बी एआई मे बिकम द फ्रेंड फॉर आवर लाइफ। तो इसीलिए स्टूडेंट को बहुत रिसर्च करना चाहिए। ऐसे कौन से आपके, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हुआ, डाटा साइंस हुआ, ये सारे की सारी जो फील्ड है बहुत कल को फ्यूचर में काम करने वाला है ऑब्वियसली। और ये इंडस्ट्री इंजीनियर, अभी स्टूडेंट्स को खाली लग रहा है जेई, एक मैं इंजीनियर बन जाऊं और मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। वही एक लिमिटेड सोच में है वो। बट लेट देम टू अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट अबाउट द चैट जीपीटी आज से 3 साल पहले आया, अभी देख सकते कैसे ओवर रूल कर गया हर जगह। तो अभी के जो स्टूडेंट जो एआई में ऑलरेडी बहुत डेप्थ में जा चुके हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके क्रिएशन कैसे होगा, किस तरीके की चीज़ों को बनाने वाले हैं। हो सकता है पूरा किचन डेवलप हो जाएगा एआई में, हो सकता है पूरा घर एआई में डेवलप हो जाएगा। तो वो हाई लेवल का सोच हर स्टूडेंट्स को होना चाहिए। एंड आई फील स्ट्रांगली दैट दे हैव टू मेक एआई एज अ मेन सब्जेक्ट ऑल्सो। कि जितना हो सके दे नीड टू, इट्स अ डिमांड नाउ। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोचते हैं कि चैट जीपीटी हम यूज़ कर रहे हैं, एआई है। दैट्स अ टूल ओनली टू गेट द इंफॉर्मेशन। जैसे गूगल राइट, रहता था वैसे राइट। चैट जीपीटी है, बट लेकिन एआई नहीं है वो। एआई बहुत एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो स्टूडेंट्स उसके कोर्सेज ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑलरेडी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं एआई पे। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे पोर्टल है, उस जी, पोर्टल में जाके स्टूडेंट्स, चाहे दीक्षा ऐप हुआ, स्वयं ऐप हुआ, वो उसको डाउनलोड करके एआई की जो बेसिक एटलीस्ट जो है, जैसे कोडिंग रिलेटेड, पाइथन रिलेटेड, उतना तो आना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट को, ताकि आफ्टर 12 दे शुड नॉट फील लाइक दैट कि वो कहीं बाकी स्टूडेंट से पीछे चले गए हैं। क्योंकि वेरी नाइस। वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट। चाइना, जापान ऐसी कंट्री बन चुकी है कि उनके इन्वेंशन बहुत हायर लेवल के जा रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स तो खाली प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, वो भी चैट जीपीटी में बना रहे हैं। तो ये थोड़ा ना कहीं हम बैकवर्ड कहीं ना कहीं ना हो जाए। तो ये हर अवेयरनेस पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कूल्स को होना चाहिए कि एआई को मस्ट इंक्लूड कर दिया जाए। ऑसिस क्लास से तो मेरे को लगता है कि इंडिया में मैंडेटरी ही कर देना चाहिए एआई, ताकि जितना एआई मशीन लर्निंग सीखेंगे हमारे स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री के साथ compete अच्छे से कर सके। ये नहीं हो कि करेक्ट। हमको वहाँ जाकर सीख कर आकर फिर हमको करना है। ये इंडिया के पास बेस्ट सेंटर्स हैं, आईआईटी है, कितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एआई पे काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, बट स्कूल में अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और हम हज़ारों लोग, लाखों लोग वीडियो बनाकर बोल चुके हैं। कई मंचों पे ये बात होती रहती है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं उसका यूज़ नहीं हो पाता करियर में। तो आपके हिसाब से कौन से वो स्किल्स हैं जो बच्चों को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि ये आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत यूज है, इसका बूमिंग सेक्टर आने वाला है, वो सीखे ताकि वो करियर रेडी हो सके। कोई 12th के बाद भी जॉब करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहता है, वो इमीडिएटली उस सेक्टर में जाए। वो कौन से स्किल्स आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये स्कूल के भी कहीं ना कहीं डीमेरिट्स हैं, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट। ऑलरेडी एनएपी 2020 में, अभी आप रिसेंटली भी देखेंगे, कौशल बोध करके जो प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 6 to 8, जहाँ पे मैंडेटरी किया गया कि स्कूल में कौशल बोध मतलब वो आपका स्किल एजुकेशन, इसको इंट्रोड्यूस करना है। जिसमें से कुछ कुछ प्रोग्राम्स अगर देखेंगे, वंडरफुल बुक्स है और करिकुलम है उसमें। जैसे आपका फाइनेंस लिटरेसी हुआ आपका, फिर आपका ब्यूटी एंड हेल्थ है, फिर आपका फार्मिंग हुआ, इन्वायरमेंटल रिलेटेड हुआ, सर्विस हुआ, ये सब ऑलरेडी एडेड है। बट येस, कुछ स्किल जो है, जो मैं भी सोचती हूँ जो स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल लेवल में आना, जैसे आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट डिनाई दैट कि आज इंडिया में हर किसी को एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का।
ये तो स्कूल में रखना ही बहुत ज़रूरी है, ये प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग में जो सोचती हूँ। दूसरा आपका हुआ फाइनेंस लिटरेसी, क्योंकि हमको फाइनेंस के बारे में समझ में आता है 40s के बाद। जी। हमको ये भी नहीं पता है कि एफडी का फ़र्क है, एसआईपी का फ़र्क, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो हाँ, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो फाइनेंस लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर घर में एटलीस्ट किसी 1-2 को तो आना ही चाहिए, वो भी पैसा डेप्थ में। कमाना तो हम चाहते हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे यूज़ करना है, कैसे सँभालना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, हाँ, वो वो नहीं भी नहीं पता। पता है। थर्ड जो है हेल्थ, हेल्थ एंड ब्यूटी इज़ वेरी, वेरी गुड इंडस्ट्री। इंडिया के जितने भी टॉप लोगों का अगर आप उठा के देखेंगे, तो बहुत सारे तो हेल्थ सेक्टर से ही आपको निकल जाएँगे। और हाँ, हेल्थ सेक्टर में आपका स्पोर्ट्स आ जाता है। अब विराट कोहली की बात कर रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा रेस्टोरेंट उनका चल रहा है आपका दिल्ली हुँ, में। तो हुँ, कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ इंडस्ट्री जो है, वो कभी भी इस लाइफ में हम जब तक ये दुनिया है, मुझे लगता है कि हमेशा ही कोरोना में भी सबसे ज़्यादा कौन-सा इंडस्ट्री ग्रूम किया? हेल्थ इंडस्ट्री ही ग्रूम किया। हाँ, तो यानी योगा हुआ, मेडिटेशन प्रोग्राम्स हुए स्कूल में, हेल्थ के बारे में आप काफ़ी सारे स्किल प्रोग्राम रखिए, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का माहौल दीजिए। अभी जो स्पोर्ट्स है स्कूल में कैसा है, गेम्स पीरियड है, स्किल बेस्ड गेम्स नहीं सिखाए जा रहे हैं। नहीं, तो ये हाँ, भी बहुत बड़ा डीमेरिट्स है कि स्टूडेंट्स को अगर क्रिकेट में टॉप अच्छा करना है कि हुँ, बैडमिंटन में अच्छा करना है, तो उनको कोई एकेडमी जाना पड़ रहा है। जी, स्कूल में हेल्थ एजुकेशन अच्छे से काम नहीं कर अभी भी कर रहा है, जो मेरे को हुँ, कहीं जो भी डीमेरिट्स मैं देख रही हूँ। तो ये सारी स्किल्स पे अगर हम फोकस कर देते हैं, जैसे फाइनेंस लिटरेसी हुआ, ऑलरेडी एआई पे हम बात कर चुके हैं, उसको भी डेवलप करना चाहिए। रोबोटिक्स जिसकी बात आज पूरी दुनिया में हम कर रहे हैं, उसका भी हुँ, नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को। हुँ, एंड हेल्थ इंडस्ट्री, ये इन सबको अगर हम थोड़ा ये 4-5 प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस अभी फ़िलहाल के लिए 3-4 साल भी अगर रखते हैं, तो हुँ, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि देखिए मार्क्स जो है, स्टूडेंट के लिए ये फाउंडेशन होता है, जी, आपका फ्यूचर में जॉब के लिए, करियर के लिए। बट हुँ, स्किल जो है वो सक्सेस को ऐड कर देता है। तो ये डिफरेंस समझना है, स्किल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कल को टॉप नहीं भी होते, कोई यूनिवर्सिटी क्रैक भी नहीं करते कुछ अच्छी जगह में भी, आपके पास स्किल तो है, आप अपनी स्किल से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्किल से आप अवेयरनेस दे सकते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा तो आ गया, आप बहुत फेमस तो हो गए, बट आपका एटीट्यूड जो है आपको लाइफ जीना नहीं सिखा पाता है। तो मेरी तरफ से तो और एक स्किल मैं चाहूँगी, जो वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम को रन किया जाए, जहाँ पे हुँ, स्टूडेंट्स ये समझे कि आप जब लाइफ में डिप्रेशन में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तब जाके आप मोटिवेशनल क्लासेस मत सुनिए। थोड़े कम उम्र में ही अगर स्टूडेंट को सिक्स, स्पेशली जब टीन एज में आने से पहले का जो एज होता है 6 क्लास का, हुँ, तभी से अगर उनको ये समझ में आ जाए कि लाइफ होता क्या है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए बुक रीडिंग स्किल जो हुँ, होता है, उसको हुँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो स्कूल में लेकर आना। क्योंकि स्कूल में बुक्स का मतलब ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, बुक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि बुक इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। सो दोज टाइप ऑफ रीडिंग स्किल भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दीज आर थिंग्स बेसिक विच आई वेरी फील नाइस। मस्ट इट शुड बी। हुँ, आप बुक से याद आया, आपने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, किस बारे में है आपकी बुक्स? मेरे बुक्स सारे नॉन फिक्शन बुक्स ही रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंटिंग और वुमेन एम्पावरमेंट पे। सो वन ऑफ माय फेवरेट बुक इज़ व्हाई डिड हैपन टू मी। कहीं ना कहीं मैं खुद को कनेक्ट करके बुक को लिखी हूँ कि हुँ, आपके लाइफ में कितना भी कुछ भी अप्स एंड डाउन हो, तो आपको देखना ये है कि जितने भी डाउन्स हैं वो आपकी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस करना चाहिए। तो जनरली आई राइट नॉन फिक्शन बुक्स एंड ऑल, क्योंकि लाइफ में सॉल्यूशन मेकर बनना चाहिए, ना कि हुँ, प्रॉब्लम्स को लाइफ में फाइंड करना। तो आई आई मोर डिवोटेड टू नॉन फिक्शन बुक आई फील। ओके, ऑलराइट। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, आपसे इतना नॉलेज लेकर। आपने बहुत नॉलेजेबल बातें की हैं, मुझे पता है कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। और एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं नॉलेज, तो जब आप आपके शब्दों से महसूस होता है और पता चलता है कि कितना कुछ ज्ञान आपके अंदर है, और ये आपके सालों की मेहनत का नतीजा लगता है। थैंक यू सो मच सर। एंड मुझे भी अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आकर सबसे पहले। एंड इट्स मोर अबाउट दैट लर्निंग, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। द वे यू आर सो हम्बल एंड ग्राउंडेड एंड ऑल, तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं आपके कल्चर को,
आपके बैकग्राउंड को और आपकी बोलते हैं ना सभ्यता को, कि आप में वो अपनापन है। तो थैंक ये यू। बहुत अच्छी बात है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच। होपफुली जल्द ही आपके मिलियंस टच हो इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद एक और पॉडकास्ट के लिए मैं आपको बुलाना चाहूँगा। श्योर श्योर आई श्योर होप सर। आप टाइम मैनेज कर पाएंगे हाँ, बाद ज़रूर में भी। सर, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सर। थैंक यू तुलसी जी। आई एम श्योर आप सभी को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और डॉक्टर तुलसी जी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ हो, अगर सोच स्ट्रांग है ना, तो जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्यूज कमेंट करें, और ऐसे ही और वैल्यूएबल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं मेरे अगले पॉडकास्ट में न्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, लेट्स परफॉर्म वेल इन बोथ बोर्ड एग्जाम एंड लाइफ एग्जाम जो जिंदगी हमें रोज देती है। जय हिंद, जय भारत।